इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि 4.2 किलोवाट आवर ये कितने जूल के बराबर होता है। यहाँ पे पूछा गया है 4.2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल। अब देखिए 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब यहाँ पे 4.2 किलोवाट आवर को चेंज करना है जूल में, तो सिंपली 4.2 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 3.6 इंटू 10⁻6 से, और जो आंसर आएगा वो होगा 15.12 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 4.2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 15.12 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी कि एरिया मीटर है। तो देखिए यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पिटॉट ट्यूब, या फिर पाइटेट ट्यूब भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए जो पिटॉट नली है, इसके द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के लिए इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। वहीं वेंचुरीमीटर की बात करें तो किसी भी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन आपसे पूछा गया है प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर के लिए, तो ये है आपका पाइटेट ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इकोलोकेशन का जो बेसिकली उपयोग है वो पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि वाटर की डेप्थ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इकोलोकेशन। और इकोलोकेशन जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत का नाम है सोनार, यानी कि सोनार प्रिंसिपल पे ये वर्क होता है। और सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं सोनार की, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। अब कई बार मैंने आपको कार्य से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलेज बताए हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स बताए हैं। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर आप किसी भी वस्तु पर कोई भी फोर्स कोई भी बल लगाते हो तो बल वहाँ पे लगेगा, यानी कि ये फैक्टर आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि वर्क आपका जीरो है। वर्क दो ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ हो, या फिर आपका जो थीटा है यहाँ पर ये जीरो हो। और कोस की किस वैल्यू पर जो है मान थीटा का जीरो होगा। तो अगर कोस 90 की बात करो तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 90। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा कि थीटा की जो वैल्यू है वो है 90। नेक्स्ट है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। यहाँ पे देखिए अपने सिर पर वो रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कार्य उसने किया है, तो कार्य के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो होगा mgh, क्योंकि जितनी एनर्जी वो यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा है उतना ही वो कार्य कर रहा है। अब जो एनर्जी यहाँ पे लग रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में mgh। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। मास है आपका 12 kg, जी की वैल्यू आपको दी हुई है 10 और हाइट है आपकी 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 180 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए जो हीलियम है वो एक नोबल गैस है, और नोबल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे लास्ट वाला ये ग्रुप होता है और ये किसी भी और एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता, यानी कि इसकी खुद की जो बाहरी कक्षाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। अगर नोबल गैसेस की बात करें तो उसमें आएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, सिनोन और रेडोन। अब देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर ये होता है 2। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरेगा, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो होते हैं 8। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर, इसको मेज़र करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकालना होता है तो उस एलिमेंट के जितने भी प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन, उन दोनों का समेशन ही क्या होता है, मास नंबर होता है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ आपको गिवन है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। जब आप इनका एडिशन करोगे 15 + 12 तो ये आएगा 37। तो यानी कि जो मास संख्या है वो कितनी है, 37। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। अब यहाँ से पूछा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, इसको आइडल गैस समीकरण भी कहते हैं। तो ये किस चीज़ पे एप्लीकेबल होती है, अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आदर्श गैस समीकरण। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ये होती है आदर्श गैस पे, यानी कि आइडियल गैस पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। अब देखिए जैसे हमें पता है कि तीन चीज़ें देखने के लिए मिलती है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये आपको थोड़े खारे या फिर टेस्टलेस आपको दिखते हैं जो न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि एसिड के अंदर आम तत्व क्या होता है। देखिए जब भी आप किसी भी एसिड का विघटन करेंगे तो ये यहाँ पर आयंस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो आयंस किस फॉर्म में होंगे, वो H+ आयन में होंगे। और ये कौन सी कंडीशन में है, जब आपका कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है वो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है तो वो H+ आयन आपको देगा। वहीं अगर बेसिक है तो वो OH नेगेटिव आयन आपको प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे एसिड के बारे में पूछा हुआ है तो वो बेसिकली हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए जो आवर्त सारणी या फिर आप कह सकते हो जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी थी, कई सारे साइंटिस्ट का उनमें योगदान था, ठीक है। पहले ट्राइड्स आए, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आया, उसके बाद नील्स बोर एंड कई सारे साइंटिस्ट आए थे। लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव। उनका काफ़ी बड़ा योगदान था क्योंकि एलिमेंट के डिस्कवर होने से पहले ही उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस को छोड़ दिया था, ये कह के कि आगे आने वाले समय में इस जगह पर ये प्रॉपर्टी के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी कि मेंडलीव ने ही तत्वों का वर्गीकरण किया था ये सोच के कि आगे नए कोई एलिमेंट आएंगे जो कि इस जगह पर रखे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो आज की इरा में हम जो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हैं वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि मेंडलीव के द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रेरित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरी मान वो अधिक होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका कैलोरी मान यानी कि जो ऊर्जा का मान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात की गई है। ड्यूटेरियम क्या है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन जो कि पहले नंबर पे पीरियोडिक टेबल में होता है, इसके 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप H1, H2 एंड H3 जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और ये वाला जो है ड्यूटेरियम ये भारी जल को बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है D2O, राइट। और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 2। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि आइसोटॉप और आइसोबार ये क्या होता है, यानी कि समस्थानिक और समभारिक ये क्या होते हैं, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक या फिर आप कह सकते हो कि कंपाउंड वो कौन सा है। जब भी आप प्याज काटते हो तो उस कंडीशन में आपकी आंखों में क्या होता है, जलन पैदा होती है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सल्फर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि प्रकृति देखिए क्या होता है ना कि जब प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है ड्यू टू सल्फर, तो प्रकृति में सल्फर जो है वो मुक्त तथा संयुक्त यानी कि फ्रीली और जॉइंटली दोनों अवस्थाओं में बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है। और कहीं ना कहीं जब प्याज, लहसुन, अंडा ये सब चीज़ें आप देखते हो तो ये किसी ना किसी वे में सल्फर में मतलब सल्फर इनमें मिलता है। और सल्फर की वजह से ही कई बार जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में जलन हमें महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई आइस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो सॉलिड CO2 होता है यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को ही कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए शुष्क बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली जो है सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन के परमाणु ये कितने परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन की बात आई है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये 2 4 आएगा, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर सकते हो। इसको अपनी इस शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तभी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। तो कार्बन जो है वो अलग अलग 4 तरफ से फ्री होता है अपने आप को किसी और एलिमेंट से या किसी और एटम से बाउंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो डायमंड है उसमें भी सेम केस होता है कि परमाणु जो है कार्बन का वो अपने साथ साथ अन्य 4 कार्बन से बंधा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी डायमंड की स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है इसका NaOH। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड तो ये एक साधारण नमक है, और सोडियम थायोसल्फेट तो फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है। तो देखिए जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें जो पारा है यानी कि मरकरी, ये तापमान मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो थर्मामीटर होता है उसमें भी हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक घरेलू सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है। जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो गैस सिलेंडर तो उसमें गैस भरी होती है, बल्कि जो उसमें एलपीजी है वो कौन सी अवस्था में होती है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यानी कि जो एक घरेलू गैस सिलेंडर है एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें जो ये गैस होती है ये एक तरीके से लिक्विड अवस्था में संग्रहित की जाती है। और एलपीजी में आपको प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पीवीसी का पूर्ण रूप। पीवीसी का नाम आपने कई बार सुना है, तो पीवीसी इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद की यहाँ पे आपसे बात की गई है। तो बारूद एक बारूद जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट का एक रूप है, आप कह सकते हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KNO3, और यह एक आयनिक लवण है, मतलब आयंस में ये टूटता है, और यह बारूद के 3 घटकों में से एक है। ठीक है, मतलब बारूद बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लाइक गंधक हुआ, KNO3 हुआ और कोयले का चूरा, तो उसी में ही ये इसका पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टडी ऑफ स्पाइडर। तो स्टडी ऑफ स्पाइडर ये है अरिकनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। साइनोलॉजी की बात करें तो ये कुत्तों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन है। और एपियोलॉजी तो ये है मधुमक्खियों का अध्ययन, एपिकोलॉजी। तो राइट आंसर मकड़ियों का अध्ययन ये है आर्कियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर्स भी कहा जाता है। कोशिका का मास्टर यानी कि मास्टर ऑफ द सेल, तो ये कहा जाता है नाभिक को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि ATP की फॉर्म में एनर्जी को बनाता है या स्टोर करता है। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो किसी भी बच्चे का लिंग जो है उसको निर्धारित करने वाले फैक्टर में आते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स भी किसके, फादर के। यानी कि जो एक पिता के क्रोमोसोम्स के ऊपर ही एक बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये बहुत ही गलत मिथ है पूरी सोसाइटी में, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जो किसी भी बच्चे का लिंग है उसके लिए सिर्फ पिता जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि पिता के क्रोमोसोम पे ही निर्भर करता है कि बच्चा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे का लिंग निर्धारित होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा, यानी कि गुणसूत्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपेरिन के सिद्धांत की बात की गई है, तो इसका जो सिद्धांत है वो रासायनिक विकास यानी कि केमिकल एवोल्यूशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा अंडा जो है वो हमिंग बर्ड का होता है, और ये सबसे छोटी बर्ड भी होती है। और सबसे बड़ी बर्ड और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी क्या है, यानी कि द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ। तो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल अगर हम बात करें तो ये है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 5 अक्टूबर 2009 को जो गंगा डॉल्फिन है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो देखिए जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टमक है, वो एक अम्ल का उत्पादन करता है, और उस अम्ल का नाम क्या है। तो उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और ये हमारी पाचन प्रक्रिया में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पूछा गया है मानव की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए जो मनुष्य की आहार नाल होती है, जो मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, जो मुख से लेकर
मल द्वार तक फैली होती है और इसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मुख यानी कि माउथ से शुरू होकर, माउथ यानी कि मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और आंत्र आंत। तो ये आपकी 5 इसमें पार्ट आते हैं, लेकिन इसमें रेक्टम इसका पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं, क्वेश्चन ये एक्चुअली गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट होना चाहिए, तो होना चाहिए में आपका श्वासनली आएगा, क्योंकि श्वासनली इसका पार्ट है। बाकी इनमें से एक्चुअली क्वेश्चन ही आपका गलत टाइप हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो मुख्यतः 5 भागों में बटी होती है। मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर अमाशय एंड देन आंत आपका यहाँ पर आता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट है, कुछ टाइपिंग एरर यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, उसके फीचर्स क्या हैं। अब आपको ये तो पता है कि जो ए बी रक्त वन वाला व्यक्ति है वो किसी भी वर्ग से रक्त को प्राप्त कर सकता है। एक तरीके से वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, यानी कि ए बी को सर्वग्राहता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ए बी रक्त वर्ग वाला समूह एक व्यक्ति वो किसी भी वर्ग से रक्त को ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी एंटीबॉडी देखने के लिए नहीं मिलती है। वहीं बात करें ओ ग्रुप वाले की, तो ओ ग्रुप को सर्वदाता समूह कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन में ए बी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। अगर हम अपने बॉडी पार्ट के सोल्जर्स की बात करें तो उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि WBCs होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उसको हम सैनिकों से तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को एक प्रतिरक्षा हमारी रक्षा करती है, क्योंकि ये हमें बाहरी किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डेंजर से हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है और हमारी शरीर को रोगों से लड़ने के लिए भी क्षमता प्रदान करती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको सैनिक भी कहा जाता है कि ये हमें लड़ने, मतलब ये हमारे लड़ने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि कौन सी हमारी इच्छा से जो नहीं होती है। अब देखिए, कुर्सी को घुमाना नहीं घुमाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी वस्तु पर बात करना, टॉकिंग अबाउट समथिंग, या किसी से बात करना, किसी चीज़ को लेकर बात करना, किसी टॉपिक पे बात करना, ये भी आपकी खुद की डिज़ायर हो सकती है। पहले बंद करना है, लाइक किसी आपको गेट बंद करना है, फ़ोन रखना है, कुछ भी करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस की एक्टिविटी होती है। लेकिन आपके हृदय का धड़कना ये आपकी ऐच्छिक क्रियाओं में नहीं आती है। ये एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब ये वॉलेंट्री एक्शन से होने वाली है। इस पर आपका कोई जोर नहीं होता। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी डेंजर साबित हो सकती है। तो यहाँ पे ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, तो वो हार्ट बीट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु के शरीर की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां आपस में मर्ज हो जाती है और इन टोटल वो 206 या लगभग 208 तक की हड्डियां बचती हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो वो हमारी थाई बोन में फीमर है, जो कि जांग की हड्डी के नाम से भी जानी जाती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान में देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम है स्टेपीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है नवजात बच्चे के शरीर में हड्डियाँ, तो ये है 300। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आयोडीन डैश की संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आयोडीन की बात की गई है, तो ये बेसिकली किसके लिए आप यूज़फुल होगा, तो आयोडीन की यहाँ पे बात की गई है, तो ये है थायरोक्सिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और आयोडीन की कमी से एक जो रोग देखने के लिए मिलता है वो है गोइटर। फिर है E300 का सामान्य नाम क्या है। देखिए E300 का सामान्य नाम तो यह है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, नाम है जिसका E300। इसका सामान्य नाम ये विटामिन सी है और विटामिन सी का रासायनिक नाम तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार मैंने इसके बारे में आपके सामने जिक्र किया है। और अगर विटामिन सी की कमी शरीर में हो जाती है तो उस कंडीशन में स्कर्वी रोग भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए की बात की है तो इसमें बेसिकली जो है लीवर के किसी भी तरीके से सूजन की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड होती है। और इसका कारण है एक तरीके से विषाणु यानी कि वायरस, यानी कि जो हेपेटाइटिस है ये एक वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें इस प्रकार के विभिन्न वायरस होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नियासिन का एक रूप है। नियासिन क्या है, नियासिन किसका नाम है। देखिए नियासिन जो है उसे बेसिकली विटामिन 3 के नाम से जानते हैं। जैसे कि हर एक विटामिन का अपना खुद का एक साइंटिफिक केमिकल नेम होता है, वैसे ही विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है नियासिन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस की वजह से होता है। देखिए जो एड्स है, एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम क्या है, तो उस वायरस का नाम है HIV। इसके अलावा जो भी यहाँ पे टेटनस, टाइफाइड और TB लिखी हुई है, ये होती है बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हर साल के 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। अब देखिए जो WHO है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने कैंसर के लिए कुछ कारक बताए हैं कि किसकी वजह से कैंसर के फैलने का खतरा होता है। तो उसमें कुछ लाइक जैसे अनुवांशिकी कारण हो सकते हैं, पर्यावरण के कारण हो सकते हैं, उम्र से संबंधित कार्य हो सकते हैं, खराब अगर आप खाना खाते हो, खराब आपकी डाइट सिस्टम होती है तो उस वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन आपको हो, आपकी प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो आपकी अच्छी ना हो, आपको अच्छे से इलाज ना मिला हो, तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन जो है उससे कैंसर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। WHO ने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कैंसर का जो है वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ब्रेड मोल्ड के रूप में जो जाने जाते हैं वो है राइजोपस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो देखिए जो नेटल लीफ होती हैं, बिच्छू बूटी इनको हिंदी में बोलते हैं, तो ये इस पौधे का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि जो नेटल है वो एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो वो दर्द का कारण बनने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आवश्यक तत्व है वो है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से भारत में इनमें से किस अनुवांशिकी रूप से संशोधित व फल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। तो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये दी गई है BT कपास की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो खारे पानी में यानी कि जो सलाइन वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी कि जो भी पौधे अगर खारे पानी में पैदा होते हैं तो वो होते हैं हेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच नहीं है। DDT यानी कि ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन, तो ये एक तरीके से कीटनाशक है यानी कि इंसेक्टिसाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या होता है। तो जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उसमें जो एक प्रदूषक तत्व प्रेजेंट होता है तो वो होता है लेड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282। तो इस तत्व का नाम क्या है। तो 282 इन टोटल ये बना क्या 12। तो 12 पे कौन सा एटॉमिक मतलब 12 जिसका एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का नाम क्या है। तो उस एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस शेल में कितनी आनी है वो एक फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था जो कि था 2n²। यहाँ पे आपसे तीसरे सेल की बात की गई है, तो तीसरे में आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18, यानी कि 18 आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को तीसरी शेल में भर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। तो परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो सबसे पहले खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज यहाँ पर होता है उसकी बात की गई है। तो देखिए प्रोटॉन में जो चार्ज प्रेजेंट है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। देखिए अब इसकी खोज पे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। देखिए इसकी जो खोज थी वो की तो गोल्डस्टीन ने थी, लेकिन इस कण का जो नाम था प्रोटॉन वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर डिपेंड करता है ऑप्शन टू ऑप्शन गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड। तो जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा आप उस हिसाब से वहाँ पर टिक मारिएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन जो कण का नाम है प्रोटॉन वो दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज ये की गई थी जे थॉमसन के द्वारा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी अदर एग्जाम्स जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हम साइंस के क्वेश्चन को कवर करते हैं, आएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।